हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये हमारा अगला लेक्चर है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लास्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे, गवर्नर जनरल। फ्रेंड्स, इसी का सेकंड पार्ट है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या हम कह सकते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, जिन्हें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तीन नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि रैयतवारी सेटलमेंट जो भारत में लाया गया, उससे कौन एसोसिएटेड था। तो पहला आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा नाम लिखा हुआ है अलेक्जेंडर रीड, तीसरा नाम लिखा हुआ है थॉमस मुनरो। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर अगर हम फ्रेंड्स पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें, अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें फ्रेंड्स, तो ही वाज एसोसिएटेड विद द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। तो यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन हम रिमूव कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि है आपका सी, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, बोथ ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद द रैयतवारी सेटलमेंट इन बंगाल। ठीक है, अगर हम रैयतवारी सेटलमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ ये सबसे पहले बंगाल नहीं, मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसे आप करेक्ट कर लें। इसके अलावा फ्रेंड्स, मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, तो हम कह सकते हैं कि ये था आपका 12 महल डिस्ट्रिक्ट। 12 महल डिस्ट्रिक्ट जो है, यहां पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया बाय अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। ठीक है, यहां पर जब ये इंट्रोड्यूस किया गया फ्रेंड्स, तो जो लैंड रेवेन्यू थी ये फिक्स की गई थी 50% ऑफ द टोटल ग्रॉस प्रोड्यूस। इसके बाद फ्रेंड्स, जब थॉमस मुनरो 1820 से 27 के बीच में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर बनते हैं, तो ये रैयत वाली सेटलमेंट को मद्रास प्रेसिडेंसी के बाकी हिस्से में इंट्रोड्यूस करते हैं या एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, और अब वो कितना लैंड रेवेन्यू ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 1/3 ऑफ टोटल ग्रॉस प्रोड्यूस। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो रैयत हुआ करते थे, दे वर कंसिडर्ड एज द प्रोपराइटर ऑफ लैंड, मतलब दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्ट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये डायरेक्ट पेमेंट करते थे लैंड रेवेन्यू का, किसको, तो हम कह सकते हैं ऑफिशियल्स या अथॉरिटी को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, तो जो रैयत हुआ करते थे वो क्या होते थे, वी कैन कंसिडर देम एज द ओनर ऑफ देयर लैंड। ठीक है, जो रजिस्टर्ड होल्डर थे लैंड के, उन्हें ही रैयत बनाया जाता था, और दे आर कंसिडर्ड एज द प्रोपराइटर ऑफ देयर लैंड। उसके बाद फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ एलिज्ड माल एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल है टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट। माल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लगाकर किसने मैसूर स्टेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिलाया था। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर के ऊपर माल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लगाया और इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिला लिया। अगर इस टाइम पीरियड की हम बात करें फ्रेंड्स, तो जो मैसूर स्टेट था उसमें बहुत सारा क्योस मचा हुआ था। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम देखें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहीं पर कि 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही, हम देखेंगे कि कुर्ग एंड कचर, इनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिलाया था। हालांकि जो विलियम बेंटिक था, ये कभी भी जो स्टेट्स का इंटरनल अफेयर होता था उसमें इंटरफेयर नहीं करता था। ठीक है, लेकिन मैसूर, कुर्ग और कचर की बात करें तो यहाँ पर सिविल वॉर सिचुएशन ज्यादा बन गई थी, इसलिए विलियम बेंटिक को यहाँ पर एक कदम उठाना पड़ा। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर विलियम बेंटिक की बात करें तो इन्होंने इसको गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो वी कैन से दैट बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, जो पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का वो कौन था, तो हम कह सकते हैं कि वो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसके अलावा अब इसी पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज कीजिए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो जो पहला गवर्नर जनरल था वो तो आपको बता दिया, विलियम बेंटिक था। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन है, तो फर्स्ट वायसराय आपका था कैनिंग। इसके अलावा अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा जाए, तो वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विलियम बेंटिक से ही एसोसिएटेड आपका था एबोलिशन ऑफ सती, तो इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। एबोलिशन ऑफ सती, जो बंगाल कोड बनाया था उसका जो रेगुलेशन 17 था, वो आपका सती एबोलिशन से रिलेटेड था। इसके अलावा इन्होंने इन्फेंटिसाइड को रोकने में भी काफी प्रयास किया है, इन्फेंटिसाइड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2004 और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2003 दोनों में पूछा गया है लगातार। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज एसोसिएटेड विद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर वॉर हुए थे, तो ये कब हुए थे, तो हम कह सकते हैं 1792-92। आपको याद होगा 1792 में टीपू सुल्तान से एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन कराई गई थी, है ना। और उस वक्त जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको लीड कौन कर रहा था, तो उसको लीड कर रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो ट्रीटी साइन हुई थी 1792 में, उसे हम क्या कहते हैं, तो वो थी आपकी ट्रीटी ऑफ
श्रीरंगपत्तम, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, जिसने आप कह सकते हैं आधे से ज्यादा टीपू सुल्तान की टेरिटरी को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन बना दिया था। इसके अलावा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 1997 में पूछा जा चुका है पहले, कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द सपरेशन ऑफ ठगी। ठगी के सपरेशन में आप कह सकते हैं किसने लीड किया था। चार ऑप्शन यहाँ पर लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कैप्टन स्लीमन था, ध्यान रखिएगा, इसको बेंटिक ने अपॉइंट किया था, विलियम बेंटिक ने अपॉइंट किया था, जो ठगी का इशू था उसको रिजॉल्व करने के लिए। ठगी कौन होते थे फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी के लोग शामिल हुआ करते थे, एंड दे जनरली वर्शिप काली, दुर्गा एंड भवानी, ठीक है, काली, दुर्गा और भवानी, इनकी ये पूजा किया करते थे। एक प्रथा इनमें प्रचलन में थी कि ये अपने आप कह सकते हैं ईष्ट देवियों को सर काट करके चढ़ाया करते थे, सर काट करके चढ़ाया करते थे। दे यूज टू कट द हेड एंड ऑफर इट एज देयर सेक्रीफाइस इन द फील्ड ऑफ देयर गॉडेसेस, जिनकी हमने अभी बात की, काली, दुर्गा एंड भवानी। तो इन्हीं सब चीजों से आप कह सकते हैं परेशान होकर के विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमन को अपॉइंट किया इसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। कैप्टन स्लीमन ने हम कह सकते हैं 1500 से ज्यादा ठगीस को अरेस्ट किया, उनको फांसी पर चढ़ाया, ठीक है, और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में भेजा। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो ठग्स थे वो 1837 तक लगभग भारत से खत्म हो गए थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला है सती सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड बाय। सती सिस्टम किसने एबॉलिश किया, तो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा। यूपी पीसीएस मींस 2012 और प्री में कई बार ये पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ही वाज एसोसिएटेड विद द एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम। इन्होंने बंगाल कोड दिया था, बंगाल कोड, ठीक है, एक लॉ बनाया, इसका आप देखेंगे रेगुलेशन 17, रेगुलेशन 17, इट इज एसोसिएटेड विद द एबॉलिशन ऑफ सती इन इंडिया, ठीक है। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के अबॉलिश करने से पहले हम देखेंगे कि और भी बहुत सारे लोगों ने इसको खत्म करने का प्रयास किया। सती सिस्टम क्या है, तो आप सभी को पता है कि अगर किसी हिंदू स्त्री का जो हस्बैंड है वो मर जाता है, तो ऐसा माना जाता था कि अगर वो सती अडॉप्ट कर ले या सती प्रैक्टिस कर ले, तो जो हस्बैंड है उसकी 7 पुश्तें स्वर्ग में जाया करेंगी। तो ये एक दकियानुसी प्रथा जो उतने टाइम पर अपर कास्ट हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और राजपूत, इनमें प्रचलन में था, ठीक है। हालांकि करके आप देखेंगे कि जो मराठा एम्पायर है इसने कंप्लीटली एबॉलिश किया था अपने एम्पायर से सती सिस्टम को। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखेंगे तो जो आपके पोर्चुगीज थे उन्होंने गोवा से इसको समाप्त किया। फ्रांसीसियों ने आप देखेंगे तो चंद्रनगर से इसको समाप्त करने का प्रयास किया। फाइनली राजा राम मोहन राय इससे एसोसिएटेड है। इनके प्रयासों से आप देखेंगे कि 1829 में एबॉलिशन, वी कैन से दैट सती एबॉलिशन एक्ट आ जाता है, जिसको कौन बनाते हैं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बनाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है हिल असेंबली प्लान वाज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी बाय। हिल असेंबली प्लान आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए हिल असेंबली प्लान किसने बनाया था, तो 4 नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका पीसीएस 2016 में ऑलरेडी पूछा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए एक यूनिवर्सल प्लान बनाया गया जिसे हिल असेंबली प्लान बोला गया, और ये किसने बनाया था, तो ये क्लीवलैंड ने बनाया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लीवलैंड ने हम कह सकते हैं कि उस पूरे एरिया को हिल असेंबली प्लान के तहत रखा जिस पर पहाड़ियां रहते थे, ठीक है। यह हम कह सकते हैं जिस पर पहाड़ियां जनजातियां निवास करती थी। और ये एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन प्लान था, हिल असेंबली प्लान। इसमें एक चीफ अपॉइंट किया जाता था जिसे सरदार कहते हैं, and he was responsible for maintaining the law and order and reporting all the crimes and law and order problem in the villages under their control to the British government, ठीक है। तो ये इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम रिलेटेड रिपोर्ट है तो वो ये जाकर के ऑफिशियल्स को देता था, ठीक है। तो जो सरदार होते थे इनके पास वास्ट पावर होती थी, इनके पास कैपिटल पनिशमेंट देने की भी पावर हुआ करती थी, कैपिटल पनिशमेंट। तो इससे कौन एसोसिएटेड था, तो हम कह सकते हैं क्लीवलैंड इससे एसोसिएटेड था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वाज बैंड इन विच ईयर। बंगाल से जो स्लेव्स होते थे उनका एक्सपोर्ट कब बैन किया गया, ये क्वेश्चन भी आपका पीसीएस 2013 में पूछा चुका है। तो फ्रेंड्स अगर स्लेव्स के हम बात करें तो आप देखेंगे कि 1811 से 1823 के बीच में स्लेव्स के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए। अगर चार्टर एक्ट की हम बात करें तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें भी गवर्नर या गवर्नर जनरल ने स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए लॉ बनाने की बात की, स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए लॉ बनाने की बात की 1833 के चार्टर में। फाइनली हम देखेंगे फ्रेंड्स 1843 में जो स्लेवरी था वो भारत के सभी पार्ट से बैन कर दिया गया, बैन स्लेवरी,
बैन स्लेवरी इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1843 में फाइनली इंडिया से स्लेवरी को बैन किया गया। ये भी अलग से क्वेश्चन पूछा था कि इसने टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा जो आपका लॉर्ड एलन बरो था। ये आपका इतने टाइम पर गवर्नर जनरल था जब स्लेवरी को इंडिया से टोटली बैन किया गया था। ठीक है, एलन बरो का कार्यकाल कहां से कहां तक है तो हम देखेंगे 1842 से लेकर के 44 तक आपका जो गवर्नर जनरल होता है वो लॉर्ड एलन बरो रहता है। ठीक है, उसके बाद 1860 में फाइनली स्लेवरी को इंडियन पिनल कोड या आईपीसी के तहत एक क्राइम डिसाइड किया गया। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि बंगाल से स्लेव्स का एक्सपोर्ट कब बैन किया गया, तो ये आपका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इन 1789। वी कैन से दैट द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वाज बैंड इन 1789। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अवध वाज एनेक्स्ड टू ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय, अवध को ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स किया गया भारत से, तो किसके द्वारा किया गया, तो हम देखेंगे फ्रेंड्स जो अवध रीजन था इसके ऊपर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने मिस गवर्नेंस या फिर हम कह सकते हैं माल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका चार्ज लगाया और इसको 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में एनेक्स कर लिया गया अवध को। ठीक है, तो वी कैन से दैट लॉर्ड डलहौजी इफिशिएंटली मेड द प्लान एंड अक्यूज्ड नवाब ऑफ अवध, उतने टाइम अवध का नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह। ठीक है, इनके ऊपर माल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लगाया और ब्रिटिश एम्पायर में अवध को मिला लिया गया। अगर एग्जैक्ट डेट की हम बात करें तो 13 फरवरी 1856। ठीक है, अवध का एनेक्सेशन कर लिया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर लॉर्ड डलहौजी की हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो हम देखेंगे 1848 से लेकर के 1856 तक था इसका टाइम पीरियड। अपने टाइम पीरियड के दौरान लॉर्ड डलहौजी ने कई हिस्से भारत के थे जिनको ब्रिटिश एम्पायर में नेक्स्ट किया, पहले भी हम बात कर चुके हैं, जैसे सतारा को 1848 में मिलाया, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में मिलाया, भगत आपका से ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया गया 1850 में, उदयपुर मिलाया गया 1852 में, इसके बाद झांसी मिलाया गया 1853 में। ठीक है, उसके बाद करौली 1855, नागपुर मिलाया गया फ्रेंड्स 1854 में, नागपुर 1854 में मिलाया गया नागपुर। ठीक है, और फिर फाइनली 1856 में, या हम कह सकते हैं 13 फरवरी 1856 में अवध को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। फ्रेंड्स अगर लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ही वॉज द 9th अर्ल ऑफ डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी को अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था। अब ये अर्ल ऑफ डलहौजी क्या है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ब्रिटिश या इंग्लैंड में जो स्कॉटलैंड एरिया है वहां पर एक फैमिली है। ठीक है, उसको आप कह सकते हैं डलहौजी फैमिली, वहां पर ये 9वें डिसेंडेंट थे लॉर्ड डलहौजी, तो इसीलिए इन्हें 9th अर्ल ऑफ डलहौजी कहा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर लॉर्ड डलहौजी का रियल नेम पूछा जाए कि डलहौजी का रियल नेम क्या है, तो इनका रियल नेम है जेम्स एंड्रयू रैमसे, जेम्स एंड्रयू रैमसे। ठीक है, तो जेम्स एंड्रयू रैमसे किसका रियल नेम है, लॉर्ड डलहौजी का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यूपी आरओ मींस 2016, आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है। कंसिडर दी फॉलोइंग इवेंट्स, और इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो पहला है मर्जर ऑफ सिक्किम, फिर मर्जर ऑफ झांसी, मर्जर ऑफ पंजाब एंड मर्जर ऑफ बर्मा। तो झांसी का मर्जर कब हुआ था, अभी मैंने आपको बताया 1853 में। ठीक है, झांसी का मर्जर कब हुआ, 1853 में। उसके बाद फ्रेंड्स अगर पंजाब के मर्जर की हम बात करें तो 1849, आप देखेंगे रणजीत सिंह के बाद फाइनली इसको मर्ज कर लिया जाता है 1849 में। उसके बाद अगर हम बर्मा की बात करें फ्रेंड्स, तो ये हम कह सकते हैं कि सबसे बाद में या काफी बाद में 1885 में जब आपका कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तब इसको फाइनली यहाँ के जो राजा थे थीबाऊ, उन्होंने सरेंडर किया और बर्मा को ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया गया, तो 1885 में इसका मर्जर हुआ। अगर हम सिक्किम के मर्जर की बात करें फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा सिक्किम के कुछ पार्ट को तो पहले ही मर्ज कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में। ठीक है, लेकिन बाद में जो बचे हुए पार्ट थे उनको बाद में मर्ज किया गया, तो इसीलिए अगर टेक्निकली देखा जाए तो क्वेश्चन तो हमारा गलत है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि सिक्किम के कुछ पार्ट को मर्ज किया गया था 1830 में, और जो बाकी बचे हुए पार्ट थे वो 1890 तक इंडिपेंडेंट थे, और फाइनली 1890 में पूरे सिक्किम को ब्रिटिश गवर्नमेंट में मर्ज किया गया था। लेकिन अगर हम 1830 वाला पॉइंट जो है इसको दिमाग में लेकर के चले, ठीक है, 1830 वाला जो पॉइंट है, सॉरी 1835, इसको आप याद कीजिए कि 1835 में सिक्किम के कुछ पार्ट को मर्ज किया गया और फाइनली जो बचा हुआ पार्ट था उसको 1890 में मिलाया गया। तो 1835 वाले को अगर हम कंसिडर करके चलें तो यहाँ पर आप देखिए 1835 सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद पंजाब आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा पहले, फिर आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स आपका 2 हो जाएगा और फिर आपका
4 हो जाएगा। तो 1 3 2 4 यहां पर आपको दिख रहा है, वही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है द कंकेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो अभी हमने देखा कि 1843 में 1843 में जो स्लेवरी थी, इसको भारत से के सभी पार्ट से बैन कर दिया गया। ठीक है, स्लेवरी को भारत के सभी पार्ट से बैन कर दिया गया। तो उतने टाइम पर कौन था गवर्नर जनरल? आपका एलन बरो। और 1840 इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 1842 से 44 तक का। अब कह रहा है कि सिंध का एनेक्सेशन कब हुआ? तो फ्रेंड्स 1843 में ही, एलन बरो के ही टाइम पर आप देखेंगे कि सिंध को भी ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाता है। सिंध को भी ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाता है आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। ठीक है, तो 1843 में सिंध को ब्रिटिश एम्पायर में किसके शासनकाल में मिलाया जाता है? तो हम कह सकते हैं लॉर्ड एलन बरो का जो गवर्नर जनरलशिप था उस टाइम पीरियड पर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपका यूपीपीसीएस मेंस 2012 और यूपीपीसीएस मेंस 2015 में एज इट इज पूछा गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश रेजिडेंस इन अवध एट द टाइम ऑफ एनेक्सेशन इनटू ब्रिटिश डोमेन। जब अवध का एनेक्सेशन हुआ था 13 फरवरी 1856 में, तो उतने टाइम पर अवध के अंदर ब्रिटिश रेजिडेंस कौन था? क्योंकि आपको पता है कि जो अवध है पहले ही सब्सिडरी अलायंस में मिला लिया गया था। ठीक है, आपको पता होगा 1800 के बाद तो जो आपका लॉर्ड वेलेस्ली था उसने अवध को सब्सिडरी सहायक संधि के थ्रू ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया था, वहां पर अपना ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट कर दिया था। तो एनेक्सेशन के टाइम पर ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जेम्स आउटरम। कैप्टन स्लीमन के बाद जेम्स आउटरम को यहाँ का रेजिडेंट बनाया गया। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड देखेंगे कि जेम्स आउटरम के द्वारा ही यहाँ पर माल एडमिनिस्ट्रेशन और मिस गवर्नेंस का चार्ज लगाया गया और फाइनली 1856 में अवध को ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लिया गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो अवध लखनऊ में रेजिडेंट अपॉइंट था, लखनऊ लखनऊ का जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसका नाम था हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस को यहां पर मार दिया गया था ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, जो कि लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट था। ठीक है, तो ही वाज किल्ड बाय रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहां पर जेम्स आउटरम हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है ये आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2001। तो 2004 और 2001 2 साल पूछा गया है। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेट डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। पहली ट्रेन किसने चलाई थी भारत के अंतर्गत? तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, जो रेलवे का डेवलपमेंट हुआ भारत के अंतर्गत इफेक्टिवली हम देखेंगे कि गवर्नर जनरलशिप था उतने टाइम लॉर्ड डलहौजी का, उतने टाइम पर रेलवे का निर्माण किया गया। किसके द्वारा ये लाइन बिछाई गई जो पहले रेलवे लाइन थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किसके द्वारा ये लाइन बिछाई गई है। तो वो था आपका, हम कह सकते हैं ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे 1853 में यहां पर पहली रेलवे लाइन बिछाई गई फ्रॉम बोरीबंदर बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे टू थाने, बोरीबंदर बॉम्बे टू थाने इन मुंबई। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि रेलवे लाइन बिछाने के पीछे या रेलवे के डेवलपमेंट करने के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो वी कैन से दैट दे वर टू कैरी रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स, ताकि उन्हें आसानी से भारत से बाहर भेजा जा सके। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 1885 में बर्मा को ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया गया, जब यहाँ के राजा ने आप कह सकते हैं घुटने टेक दिए। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार के बाद। तो यहां पर जो 1885 में गवर्नर जनरल कौन था? तो हम कहेंगे डफरिन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जो आपका थर्ड एंग्लो बर्मा वार हुआ था, थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर, ये आपका हुआ था 1885 में, और यहां पर फाइनली जो बर्मा था उसको ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर लिया गया था 1 जनवरी 1886 को। ठीक है, तो वी कैन से दैट इट वाज द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। और उस वक्त पर वायसराय कौन थे? तो हम कह सकते हैं लॉर्ड डफरिन। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डफरिन के टाइम पर एक और मेजर डेवलपमेंट क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1845 टू 55 बाय। अब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट किससे एसोसिएटेड है? 1845 आपको दिख रहा है, तो आप देखेंगे 1845 से लेकर के 1856 तक गवर्नर जनरल कौन रहा है? तो वो आपका लॉर्ड डलहौजी था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पहली आपकी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था आपका कब सेटअप किया गया? तो इट वाज सेटअप ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1845 टू 55 इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, इन हुज रूल द विडो रिमैरिज एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड? तो विडो रिमैरिज एक्ट के पीछे जो सबसे ज्यादा प्रयास था वो किसका था? तो हम कह सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये एक्ट लाया गया। तो हम कह सकते हैं इट वाज पास्ड इन 1856। जो एक्ट था आपका विडो रिमैरिज एक्ट, इट वाज पास्ड इन 1856 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1856 में आपका गवर्नर जनरल कौन था? तो हम कह सकते हैं लॉर्ड कैनिंग। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें भी आपका पहला गवर्नर जनरल कौन था? मतलब गवर्नर जनरल उतने टाइम पर कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। इसीलिए 1858 का जब एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आता है तो वहां पर जो गवर्नर जनरल पद है इसको बदल करके वायसराय कह दिया जाता है, और इस तरह से भारत का पहला वायसराय कौन होता है? तो हम कह सकते हैं लॉर्ड कैनिंग होता है। ठीक है, तो ये जो आपका विडो रिमैरिज एक्ट था, इट इज द टर्म 15 ऑफ द एक्ट ऑफ विडो रिमैरिज। टर्म यहां पर आप कह सकते हैं 15। जो टर्म 15 था विडो मैरिज एक्ट का, इट अलाउड और वी कैन से दैट इट लीगलाइज्ड एंड द चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर द मैरिज वर डिक्लेयर्ड लीगल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टर्म 17 सॉरी टर्म 15 ऑफ द विडो मैरिज एक्ट। ठीक है, तो विडो मैरिज एक्ट आपका 1856 में पास किया गया था। जो गवर्नर जनरल था उतने टाइम पर वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2003, 2002 और 2003 दोनों साल लगातार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो वाज रीड आउट इन इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्वीन विक्टोरिया का मैनिफेस्टो पढ़ा गया, किसके द्वारा पढ़ा गया? 1 नवंबर 1858 को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1858 को कौन है गवर्नर जनरल? तो हम कह सकते हैं वायसराय भारत का उतने टाइम लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैनिफेस्टो था उसमें जो क्वीन विक्टोरिया थी, ध्यान रखिएगा, इनको एम्प्रेस बताया गया है इंडिया का। ठीक है, तो क्वीन विक्टोरिया, और यहां पर हम कह सकते हैं कि जो पावर है आफ्टर द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ 1858, जो पावर है वो कंपनी के हाथ से शिफ्ट होकर के कहां पर आ जाती है? तो वी कैन से दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाती है। ठीक है, तो जो वी कैन से दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश मोनार्क और क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2001, मेंस 2009 और फिर यूपी पीसीएस जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में 2010 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, द राइट टू अडॉप्ट अ हायर इन प्लेस ऑफ ओन सन वाज रीएस्टैब्लिश्ड बाय। तो हायर को अडॉप्ट करने का राइट, अगर खुद का पुत्र नहीं है या खुद का कोई लीगल हायर नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि लीगल हायर अडॉप्ट करने का जो प्रोविजन था उसको रीस्टैब्लिश कब किया गया? तो हम कह सकते हैं कि जो क्वीन का अनाउंसमेंट हुआ था 1858 में इलाहाबाद में। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया का जो मैनिफेस्टो था उसे किसने किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उसे पढ़ा गया था। और ध्यान रखिएगा, उसी में जो लीगल हायर है उसे अडॉप्ट करने की बात की गई और किसी भी तरह के फर्दर एनेक्सेशन को बैन किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे 1857 के रिवोल्ट तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो इंडिया की कई सारी टेरिटरीज को एनेक्स कर रहा था। ठीक है, तो अब वो एनेक्सेशन की जो पॉलिसी है, जो ब्रिटिश आप कह सकते हैं जो पॉलिसी ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इसको रोक दिया गया इस एक्ट के द्वारा, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के द्वारा। और 1 नवंबर 1858 को जो क्वीन विक्टोरिया का मैनिफेस्टो पढ़ा गया उसमें हम कह सकते हैं कि जो लीगल हायर अडॉप्ट करने की प्रैक्टिस है उसे दोबारा रीस्टेब्लिश किया गया। तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीसीएस में 2004 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया कब अपॉइंट किया गया? तो हम कह सकते हैं 1877 में। सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1877 में आपका पहला दिल्ली दरबार हुआ था, फर्स्ट दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। तो यहां पर जो विक्टोरिया थी इनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। इसके बाद फ्रेंड टोटल 3 दिल्ली दरबार हुए हैं, जहां से आप कह सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो 1877 में पहला दिल्ली दरबार हुआ, जो दूसरा दिल्ली दरबार हुआ वो आपका 1903 में हुआ था, 1903 में। और यहां पर हम देखेंगे कि जो किंग एडवर्ड 7 थे, किंग एडवर्ड 7 और जो आपके क्वीन एलेक्जेंड्रिया थी, इन दोनों लोगों को एम्परर और एम्प्रेस ऑफ इंडिया यहां पर नियुक्त किया गया था 1903 के दिल्ली दरबार के द्वारा। उसके बाद फ्रेंड्स जो तीसरा हमारा दिल्ली दरबार या फिर हम कह सकते हैं जो फाइनल दिल्ली दरबार था वो आपका हुआ था 1911 में। आप सभी को पता है इसके बारे में। ठीक है, यहां पर किंग आपके थे जॉर्ज पंचम और जो क्वीन थी उनका नाम था मैरी।
इन दोनों लोगों को एम्परर और एम्प्रेस अपॉइंट किया गया था। तो क्वीन विक्टोरिया को एम्परर या एम्प्रेस ऑफ इंडिया कब अपॉइंट किया गया? 1877 फर्स्ट दिल्ली दरबार में। जो सेकंड दिल्ली दरबार हुआ था 1903 में, वहां पर एडवर्ड सेवन और अलेक्जेंड्रिया को एम्परर और एम्प्रेस अपॉइंट किया गया। और जो फाइनल 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, उसमें आप देखेंगे कि जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी को एम्परर और एम्प्रेस अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि विच गवर्नर जनरल हैड एबॉलिश्ड स्लेवरी? स्लेवरी को किसने एबॉलिश किया? तो 1843 एंड इट इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड एलन बरो। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीसीएस मींस 2011, यूपी एलडी एग्जाम मींस 2010 और यूपी पीसीएस स्पेशल प्रिलिम्स 2008। 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो स्लेवरी था उसे एक्ट 5, ध्यान रखिएगा, स्लेवरी को एक्ट 5 के द्वारा एबॉलिश किया गया 1834 में बाय द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, और इनका टेन्यूर था 1842 से 1843। तो 1843 में एक्ट 5 के द्वारा स्लेवरी को एबॉलिश किया गया भारत के हर पार्ट से। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? कौन सा इसमें सही मिलान है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एसोसिएटेड विद परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बाकियों में देख लेते हैं क्या गलत है। तो फ्रेंड्स, जो मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी थी, ये आपकी जॉन लॉरेंस से एसोसिएटेड थी, ध्यान रखिएगा। ये वेलेस्ली से एसोसिएटेड नहीं थी। ये आपकी किससे एसोसिएटेड थी? तो ये आपकी एसोसिएटेड थी सर जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। ठीक है, इसके बाद सब्सिडरी अलायंस किसकी है? तो ये आपकी वेलेस्ली की है। उसकी फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका फाउंडेशन रखा गया था डफरिन के टाइम पर, अभी हम लोगों ने बात किया। ठीक है, तो दिसंबर 28 1885 आपको याद रखना होगा। दिसंबर 28 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के टेन्यूर पर। और डफरिन का टेन्यूर कब से कब तक था? तो हम कह सकते हैं 1884 से 1888। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लोअर सबऑर्डिनेट 1998 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है। किसने सिक्किम को भारत के अंदर मर्ज किया था? तो जो सिक्किम है फ्रेंड्स, है ना, वो नेपाल और भूटान के बीच में एक छोटी सी टेरिटरी थी। लॉर्ड डलहौजी ने, हम कह सकते हैं, पहले सिक्किम के कुछ पार्ट को मर्ज किया 1835 में। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 1890 में फाइनली जो सिक्किम का बचा हुआ पार्ट था उसको ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर लिया गया। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट कौन सा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट से है, तो ये बिल्कुल सही है। विलेजली इज एसोसिएटेड विद सब्सिडरी अलायंस, ये भी सही लिखा हुआ है। लॉर्ड हेस्टिंग्स में लिखा हुआ है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ था, सेकंड नहीं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आपका कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1870 से 1818 के बीच में। और आप देखेंगे इसी वॉर के बाद जो आपकी पेशवाशिप थी उसको समाप्त कर दिया गया 1818 में। जो पुणे के पेशवा थे बाजीराव सेकंड, इनसे आपको आप कह सकते हैं मर्जर ट्रीटी साइन करा लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां का चार्ज अपने हाथ में ले लिया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की हम बात करें तो ये आपका कब हुआ था? सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, तो ये आपके हुए थे 1803 से लेकर के 1805 के बीच में। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल कौन है? तो वो है आपका लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर लॉर्ड विलियम की बात करें तो सेवेंथ विलियम बेंटिक का पूरा नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो सेवेंथ रेगुलेशन था 1829 का, वो सती से रिलेटेड था, 17th रेगुलेशन। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक से ही एसोसिएटेड है, तो डी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स इज एसोसिएटेड विद द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, है ना। जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है, इट इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड वेलेस्ली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये आपका लिट्टन का नहीं था, ये रिपन का था। ये आपका था रिपन का। तो जो रिपन का टाइम पीरियड था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कि इसकी स्थापना रिपन के द्वारा की गई थी। और इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये किसको कहा जाता है? तो ये रिपन को कहा जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये हमारा इनकरेक्ट मैच और आपसे इनकरेक्ट ही ढूंढने के लिए कहा गया था। इसके अलावा सब्सिडरी अलायंस इज एसोसिएटेड विद द लॉर्ड वेलेस्ली, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इज अ पॉलिसी ऑफ डलहौजी, एंड परमानेंट सेटलमेंट इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है इनकरेक्ट ही आपसे कहा गया है छांटने के लिए कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट कह रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस, ये भी करेक्ट है। एंग्लो नेपाल वार, जो एंग्लो नेपाल वार हुए थे फ्रेंड्स, ये 1814 से 1816 के बीच में हुए थे। 1814 में आपका पहला एंग्लो नेपाल वार हुआ था। ठीक है, और इतने टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिएगा, हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स।
लॉर्ड हेस्टिंग्स इतने टाइम पर गवर्नर जनरल था। इसके बाद फ्रेंड्स जो सेकंड एंग्लो नेपाल वॉर हुए थे वो आपके 1815 में हुए थे, और इसी में ट्रीटी ऑफ सुगौली के माध्यम से इस वॉर को खत्म किया गया था। ट्रीटी ऑफ सुगौली के माध्यम से एंग्लो नेपाल वॉर को खत्म किया गया था। आप कह सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ सुगौली का रिजल्ट क्या हुआ कि नेपाल का जो कुमायूं, गढ़वाल और शिमला रीजन है, इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में एनेक्स कर लिया गया था। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ सुगौली के द्वारा आप देखेंगे कि कुमायूं, गढ़वाल और शिमला को ब्रिटिश आप कह सकते हैं टेरिटरी में एनेक्स कर लिया गया था, और उतने टाइम पर गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की अगर हम बात करें तो इतने टाइम पर भी आपका गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स ही था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुए थे वो आपके कब हुए थे, तो आप देखेंगे 17 से 18 के बीच में, 1817 टू 1818 के बीच में। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट लिखा है। जो गलत लिखा है वो आपका सी ऑप्शन है, यहाँ पर जॉन सोर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हेस्टिंग्स होगा, हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही मिलान है, तो लॉर्ड एलन बरो एनेक्सेशन ऑफ अवध। तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड एलन बरो इज एसोसिएटेड विद द एनेक्सेशन ऑफ सिंध इन 1843। अवध के एनेक्सेशन से कौन रिलेटेड है, तो आपका डलहौजी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी में लिखा हुआ एनेक्सेशन ऑफ सिंध, तो ये भी इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखे हुए दोनों। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें फ्रेंड्स, तो 1799 में आपसे कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली था, और फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर हुआ था आपका 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, और फाइनली इसको नेक्स्ट कर लिया गया था ब्रिटिश एम्पायर में मैसूर को। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की हम बात करें, तो जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुए थे 17 से 18 के बीच में, उतने टाइम पर आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो ये भी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा आखिरी सवाल है आज का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, तो लॉर्ड डलहौजी में लिखा हुआ है एनेक्सेशन ऑफ अवध, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लॉर्ड, ये आपका कब हुआ था, तो 13 फरवरी 1856 को हुआ था। लॉर्ड डफरिन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 28 दिसंबर 1885। लॉर्ड विलियम, तो ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लॉर्ड विलियम के आगे लिखा हुआ है पासिंग द चार्टर एक्ट ऑफ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग में लिखा हुआ है पासिंग द चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1833, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। लिप्टन में लिखा हुआ है कि बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुए थे, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपके हुए थे 1839 से 1842 के बीच में, और उतने टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था आपका लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, जो आपका फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, ये हुआ था आपका 1839 से 1842 के बीच में। ठीक है, 1839 से 42 के बीच में लॉर्ड ऑकलैंड उतने टाइम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अगर लॉर्ड लिप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स ये आपका जो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुए थे, ये आपके हुए थे 1878 से 1880 के बीच में। तो इतने टाइम पर जो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर था, उतने टाइम पर आपका ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिप्टन। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे सेकंड एंग्लो अफगान वॉर। तो जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुए थे वो लिप्टन के टाइम पर हुए थे। पहला जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था वो आपका लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका लोअर सबऑर्डिनेट 2013 में ऑलरेडी पूछा चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स मेंस आंसर राइटिंग सेशन की सीरीज भी ऑलरेडी चल रही है, आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं प्लेलिस्ट में उन सभी की प्लेलिस्टिंग कर दी गई है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।